So hello बच्चों, welcome to the channel CUT Humanities and Commerce by Supergates and this is Mehtab Alam, your commerce educator and मैं आज यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन लेकर के आया हूँ जिसके बारे में शायद कहीं ना कहीं कोई बात नहीं कर रहा और हम लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं कि सर कोई बता दे कि यार अभी तो बोर्ड एग्जामिनेशन में काफी टाइम है बट स्टिल जो कहीं ना कहीं हमें परेशान कर रहा है वो है हमारा हाफ ईयरली एग्जामिनेशन जिसको कंडक्ट करवाया जाएगा सितंबर एंड या अक्टूबर की स्टार्टिंग या अक्टूबर के मिड में। तो अगर हम लोग यहाँ पे कंपेयर करें अक्टूबर मिड में भी या सितंबर एंड में तो बहुत कम दिन बाकी है और अभी भी हमें कंफ्यूजन हो रहा है कि सर कैसे हम लोग अपने हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर करें। चलिए तो सर क्या जरूरत है हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में स्कोर करने की या ये सेशन हमारे लिए क्यों वैल्यूबल एंड बेनिफिशियल होने वाला है बच्चों। तो मैं आपको एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझा दूं कि लाइफ में अगर आपको लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करना है तो ऑलवेज रिमेंबर यू हैव टू अचीव योर शॉर्ट टर्म गोल्स। एक लॉन्ग टर्म गोल को अचीव करने के लिए आपको बहुत सारे शॉर्ट टर्म गोल्स को अचीव करना होता है और हर गोल के साथ हमको सीखते हैं कुछ हमें नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू मिलते हैं जिसके साथ हम आगे बढ़ते हैं तो हम अपने लॉन्ग टर्म गोल के और जो भी हमने लॉन्ग टर्म में ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया होगा उस लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को हम अचीव कर पाते हैं जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं उससे ज्यादा अच्छे तरीके से। तो ये इसी स्ट्रैटेजी को डिस्कस करने इस सेशन में मैं आया हूं एंड स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग को यहाँ पे दिख रहा है हाफ ईयरली एग्जामिनेशन यानी हाफ ईयरली एग्जाम स्ट्रैटेजी फॉर द कॉमर्स स्टूडेंट्स कि अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट्स हो आपको भी अकाउंटेंसी इको एंड बिजनेस स्टडीज का पेपर अपने हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में लिखना है तो फिर ये सेशन आप लोग के लिए बहुत ज्यादा वैल्यूबल होने वाला है। तो फटाफट 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 आ जाइए एंड समझते हैं कि क्या चीजें सर हमें पता होनी चाहिए। ऑल दो आप सबको पता है टेंशन कौन से सब्जेक्ट दे रहे हैं सर अकाउंटेंसी बिजनेस स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स जिसमें एज कंपेयर टू द फर्दर टू चैप्टर्स हम बात करें यहां पर तो अकाउंटेंसी थोड़ा सा ज्यादा प्रॉब्लमेटिक लगता है हमें बिकॉज कहीं ना कहीं यहां पे लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से बहुत सारे कंफ्यूजन बहुत सारे हम बोल सकते हैं लैक ऑफ कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस थोड़ा कम आता है हमें अकाउंटेंसी को लेकर के जस्ट बिकॉज कि यहाँ पे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम फेस करते हैं सभी एस्पिरेंट्स वो है बच्चा कि सर टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम हो जाता है। तो क्या हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के अंदर जब 80 मार्क्स का एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा तो हम अपना पूरा एग्जाम पूरा पूरा पेपर कंप्लीट कर भी पाएंगे या सर हमारे कुछ क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो ये सारे कंफ्यूजन जो माइंड में आते हैं ना आपको कहीं ना कहीं प्रिपरेशन करने से रोकते हैं क्योंकि डर बैठ जाता है अंदर कि यार कैसे प्रिपरेशन किया जाए। तो बच्चों सबसे पहले मैं यहाँ पर बात अकाउंटेंसी से ही करूंगा बट सिर्फ आपको ही ध्यान रखना है बिजनेस स्टडीज जो कि 80 मार्क्स का ऑलवेज है कि होगा होगा एंड इकोनॉमिक्स को लेकर के भी बच्चों तो यहाँ पे इस चीजों से आपको क्लियर रहना है। ओके तो यहां तक सारी चीजें हमें समझते हुए चलनी है एंड देखना है कि अकाउंटेंसी में सर एग्जाम से पहले किन बातों का ध्यान रखना है यानी कि प्रिपरेशन फॉर द एग्जामिनेशन। इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि एग्जाम से पहले आपको क्या करना है एंड एग्जाम के समय जब आप एग्जाम लिख रहे होंगे अपना तो किन बातों का ध्यान रखना है ताकि ओवरऑल कंप्लीट थॉट आपके माइंड में क्रिएट हो जाए आपका थॉट प्रोसेस डेवलप हो जाए और जो भी कंफ्यूजन आ रहे हैं जो भी डर आ रहा है आपके माइंड में वो सारे डर को सारे कंफ्यूजन को हम दूर करें एंड फोकस होकर के अपने जो भी आपने टारगेट सेट किया उस गोल को आप अचीव कर पाओ। ओके चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहां से बात करना बच्चा कि सबसे पहले हाफ ईयरली एग्जामिनेशन की डेट आप लोग को लाइक किसी भी स्कूल में बता दिया गया होगा एंड किसी स्कूल में शायद बताने वाले होंगे तो आप लोग सपोज एक एंटिसिपेट भी डेट मान ले तो अपना अक्टूबर मिड तक तो आपके हाफ ईयरली एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवा दिया जाएगा। तो सबसे पहले डेट्स आपको पता नहीं चाहिए व्हाई बिकॉज अकॉर्डिंग टू द रिमेनिंग डेज हम बोल सकते हैं यहाँ पर जितना दिन अभी हमारा बचा होगा उसके अकॉर्डिंग वी हैव टू मेक अ सर्टेन प्लान। ठीक है तो जिनका भी प्लान या जिनका भी एग्जाम सितंबर एंड में होना है या जिनका भी एग्जाम बच्चा अक्टूबर की स्टार्टिंग में होना है या जिनका भी एग्जाम अक्टूबर मिड में होना है सबसे पहले आप अपनी एग्जामिनेशन डेट क्लियर कर लीजिए। उसके बाद टाइप ऑफ एग्जाम आप सबको पता है कि अब टर्म 1 टर्म 2 वाला सिस्टम तो नहीं है आपके हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में मोस्ट ऑफ द मैं जगह जितना मैं जानता हूं मैं आपको बता सकता हूं कि किसी भी स्कूल में आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से तो हाफ ईयरली एग्जाम नहीं होंगे तो आपको सब्जेक्टिव पेपर ही मिलेगा यानी कि टाइप ऑफ एग्जाम क्या होगा 1 मार्कर क्वेश्चंस भी आएंगे 3 मार्कर क्वेश्चंस भी आएंगे 4 मार्कर क्वेश्चंस भी आएंगे एंड 6 मार्कर क्वेश्चंस भी आएंगे आपके चाहे हम बात करें अकाउंटेंसी की इकोनॉमिक्स की या बिजनेस स्टडीज की। ओके इसी के साथ साथ बच्चा इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग योर सिलेबस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यानी आपको ये तीनों चीजें पता है डेट पता है सर हमें हमें ये पता है कि हमारा जो एग्जाम होना है उसका पैटर्न क्या है
और साथ ही साथ हमें पता है कि हमारे एग्जाम में जब हम पहुंचेंगे तो कितना इंफॉर्मेशन हमें लेके पहुंचना है, कितना सिलेबस हमें कंप्लीट करके पहुंचना है, ये सारी चीजें आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, तब जाके आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट भी करेंगे एंड आपकी प्रिपरेशन इफेक्टिव भी होगी और उस प्रिपरेशन के साथ अपने गोल को आप अचीव भी कर पाएंगे। तो यहाँ पे सेकंड चीज बात हो रही है बच्चा कि हम लोग कैसे सर फुल मार्क्स स्कोर करें, क्या कोई स्ट्रैटेजी होती है? तो स्ट्रैटेजी इन द सेंस हम इसको इस तरह से डिस्कस करेंगे बच्चा कि अगर इस तरीके से थॉट प्रोसेस के साथ हम आगे बढ़ेंगे तो पूरे चांसेस है कि हम अपने हाफ ईयर एग्जामिनेशन के अंदर फुल मार्क्स को स्कोर कर लेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बात करेंगे अकाउंटेंसी से लेकर के। सबसे पहले आपके माइंड में क्या थॉट होना चाहिए कि अकाउंटेंसी में मोस्ट ऑफ द प्लेस हमें क्या मालूम है कि बच्चा इन ही चैप्टर से आपका हाफ ईयरली का सिलेबस बनेगा। यानी हाफ ईयरली की बात अगर की जाए, हाफ ईयरली एग्जामिनेशन की बात की जाए तो जनरली ये चैप्टर से ही आपको पूछा जाता है। ओके, अब अगर हम हाफ ईयरली के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं और हमें पता है कि हमें पूछा जाएगा सिलेबस के अकॉर्डिंग बच्चों क्या, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप ऑफ नेचर एंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, चेंज इन पीएसआर, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ डेथ ऑफ अ पार्टनर, डिसोल्यूशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड अकाउंटिंग रेशियोज। तो आपको पढ़ते टाइम, प्रिपरेशन करते टाइम सबसे पहले कैटेगराइज करना पड़ेगा क्या सर इन चैप्टर में से ऑब्जेक्टिव्स कहां से ज्यादा आएंगे या कहां से आ सकते हैं। तो आप इसको कैटेगराइज करेंगे, मैं यहां पे लिख सकता हूं कि हम इसको कैटेगराइज करेंगे, उसके बाद ही पढ़ना स्टार्ट करेंगे। कैटेगराइज करने का मतलब क्या है बच्चों कि 1 मार्कर के लिए सबसे ज्यादा स्कोप किस चैप्टर से है, 3 मार्कर के लिए किस जगह से स्कोप है सबसे ज्यादा, 4 मार्क के लिए किस चैप्टर से स्कोप है एंड 6 मार्क के लिए किस चैप्टर से स्कोप है। बिकॉज अगर हमें सब्जेक्टिव यानी सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा थॉट अगर क्लियर नहीं है कि किस चैप्टर से किस तरह के क्वेश्चंस बनेंगे तो शायद हम लोग अपनी प्रिपरेशन गलत डायरेक्शन में कर रहे हैं। ओके, तो आपको ये क्लियर रखना है बच्चा कि अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म से ऑब्जेक्टिव एंड 3 मार्क का क्वेश्चन एंड एक 4 मार्क का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। 3 मार्क के 2 क्वेश्चन अराउंड एंड 4 मार्क का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। यानी कि हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट चैप्टर जो हमें यहाँ पे दिख रहा है वो ऑब्जेक्टिव एज वेल एज फॉर द 3 मार्कर एंड 4 मार्कर के लिए बहुत ज्यादा रेलेवेंट चैप्टर है। नेचर वैल्यूएशन मॉड्यूल बच्चा 3 नंबर के लिए बहुत अच्छा चैप्टर है हमारा। चेंज इन पीएसआर से आपको 4 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ लाइक एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस, रिजर्व्स एंड ऑल, इस पे क्वेश्चंस आपसे चेंज इन पीएसआर से पूछा जाएगा। एडमिशन रिटायरमेंट में आपको मैं बिल्कुल क्लियर बता दूं, यहां से बच्चा 6 मार्क के क्वेश्चंस 100% है, आउट समझ लो कि यहां पर पूछा जाएगा। ओके, यानी कि एडमिशन रिटायरमेंट और डेथ से एक और क्वेश्चन 3 से 4 नंबर का बन जाता है, बट एडमिशन रिटायरमेंट से एक क्वेश्चन तो 100% कंफर्म है एंड वो दोनों अपोजिट में भी आते हैं, यानी कि और की चॉइस में। और ये आपके हाफ ईयरली एग्जाम का पैटर्न होगा, यहां से क्वेश्चंस आपको देखने के लिए 100% मिलेंगे। उसके बाद डिसोल्यूशन का एक बड़ा क्वेश्चन 6 नंबर का, और ये 6 नंबर के क्वेश्चंस के अंदर आप ये ध्यान रखिएगा जनरल एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जब भी आप डिसोल्यूशन को पढ़े आपके माइंड में एक थॉट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि यहां पे हो सकता है रिलेशन अकाउंट बनाना ना आए, आपसे जनरल एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चन पूछा जाए, आपसे पूरा क्वेश्चन दिया जाए एंड उस क्वेश्चन में आपको बोला जाए लास्ट में कि यू हैव टू प्रिपेयर द जनरल एंट्रीज। सो अपने आप को डिसोल्यूशन के लिए जनरल एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से रेडी करके रखना है, ताकि आपके एग्जामिनेशन में जब इस टाइप के क्वेश्चंस आए तो आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रहो, इंस्टेड ऑफ कि आपको वहां पे जाके लगे अरे यार मैंने तो रिलेशन अकाउंट पढ़ा था, मैंने रिलेशन अकाउंट बनाना सीखा था, बट यहां पे तो मुझसे जनरल एंट्री पूछ ली गई। ओके, चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड फाइनेंशियल एनालिसिस, ऑब्जेक्टिव सबसे ज्यादा एज कंपेयर टू दिस चैप्टर्स आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड फाइनेंशियल एनालिसिस से पूछे जाएंगे एंड अकाउंटिंग रेशियो से आपके 4 नंबर के क्वेश्चंस 2 से 3 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आप लोग रेडी रहिएगा, आपके माइंड में ये मार्किंग स्कीम होनी चाहिए, तभी जाके आप एग्जाम बहुत अच्छे से लिख पाएंगे अपना। ओके, इसी तरह से बच्चों अगर हम इको की बात करें तो इको में आपको समझना है कि जो चैप्टर्स यहां पे दिख रहे हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, देन डिटरमिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, मनी इन बैंकिंग और इंडियन इकोनॉमिक्स में 1 से 2 यूनिट आपसे पूछी जा सकती है। तो ऑल्दो अगर फर्स्ट यूनिट भी पूछी जाती है तो इसके अंदर 3 से 4 वैरायटी ऑफ टॉपिक्स अवेलेबल है जो काफी ज्यादा कॉन्सेप्ट को लिबरेट करते हैं। तो आपका थॉट क्लियर होना चाहिए कि इकोनॉमिक्स में अगर स्कोर करना है तो इकोनॉमिक्स में स्कोर करने का मतलब यानी जब प्रिपरेशन आप कर रहे हैं तो प्रिपरेशन करते टाइम भी आप ये ध्यान रखिएगा कि ये सारे चैप्टर्स कॉन्सेप्चुअल है इंस्टेड ऑफ कि आप इसको थ्योरेटिकल मानो। हमारी बहुत बड़ी गलती होती है, हम ये मान के चलते कि अरे सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, एट द एंड हम लोग इकोनॉमिक्स को एक बार रीड करके चले जाएंगे। भाई रीड नहीं करना है, इंडियन इकोनॉमिक्स के लिए अलग स्ट्रैटेजी इन द सेंस कि आपको नोट्स जो मैं आगे जाके बताऊंगा आपको, एंड स्टिल जो आप इसकी भी प्रिपरेशन करेंगे बच्चा तो यहाँ पे भी आपको कैटेगराइजेशन सेम करना है। बहुत सारे स्कूलों में ये बता दिया जाता है कि यार इस चैप्टर से इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, यानी क्वेश्चंस इन द सेंस की जो मार्कर है वो बता दिए जाते हैं, 3 मार्कर या 5 मार्कर या 6 मार्कर क्वेश्चंस आपसे किस किस चैप्टर से पूछाएंगे। बट
जिसको हम ब्लूप्रिंट बोलते हैं। बट ऑल्दो अगर वो नहीं भी मिलता है तो आपको थॉट क्लियर रखना है कि मैक्सिमम जो है नेशनल मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम से सबसे बड़ी क्वेश्चंस पूछाएंगे, यानी कि 6 नंबर वाले क्वेश्चंस। एंड इसके अलावा डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम इनकम से एक क्वेश्चन फिक्स है आपका, लाइक इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर वाली जो हम लोग कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं, और मनी मल्टीप्लायर। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट आपके लिए। तो आप जब अपने इंडियन इकोनॉमिक्स को या सपोज मैक्रो इकोनॉमिक्स को प्रिपेयर कर रहे हो तो आपका ये थॉट क्लियर होना चाहिए कि इस चैप्टर को जब मैं पढ़ रहा हूं तो इस चैप्टर से किस तरह के क्वेश्चन हमसे पूछे आने वाले। ऑल्दो हम बिजनेस स्टडीज की बात करेंगे बच्चों, बिजनेस स्टडीज में आपको मैं यहाँ पे स्ट्रैटेजी बताऊंगा, बिकॉज आपका पार्ट ए लगभग लगभग पूरा पूछा जाएगा आपके एग्जामिनेशन में, जिसमें 8 चैप्टर्स है। एंड इसके साथ साथ बच्चा एक चैप्टर पार्ट बी से पूछे जाने के पूरे चांसेस हैं, जिसमें हम बात करेंगे कि हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट आने वाला है। ओके, सो ये सारे चैप्टर्स के लिए स्ट्रैटेजी सेम होती है बच्चों, बिकॉज कहीं ना कहीं सिमिलर काइंड ऑफ चैप्टर्स अवेलेबल है, जिसमें प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट से काफी केस स्टडीज पूछे जाने के चांसेस है। केस स्टडी के लिए आपका प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्टाफिंग से बच्चा, स्टाफिंग से आप लोग यहाँ पे बिल्कुल डिक्लेयर लिख लो बहुत अच्छे से कि सर स्टाफिंग से हमें ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। किस पे बच्चा? ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पे क्वेश्चन आने वाला है, बहुत क्लियर है। एंड प्लानिंग के अंदर टाइप्स ऑफ प्लान, टाइप्स ऑफ प्लान। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर मैं टॉपिक वाइज बताना चाहूं आपको तो प्रोसेस आप सारे ही, लाइक सपोज अगर हम बात करें प्लानिंग स्टाफिंग या प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग कंट्रोलिंग, प्रोसेस आपको सभी चीजों की बहुत क्लियर होनी चाहिए। प्रोसेस पे क्वेश्चन 100% आपको देखने को मिलेगा आपके एग्जामिनेशन। तो बच्चा ये तो बात हो गई आपके सिलेबस की कि ये सिलेबस आपको देखने के लिए मिलेगा आपके स्कूल की तरफ से जब आप हाफिजली के लिए प्रिपेयर हो रहोगे, या आपको अभी तक हो सकता है मिल चुका होगा। बट फिर क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करें, इसके आगे कुछ आप बता सकते हैं? बिल्कुल, यहां पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चा स्टडी प्लानिंग आपकी क्या होनी चाहिए। सबसे पहले यू हैव टू काउंट अ डेज कि जब भी आपका एग्जाम कंडक्ट होने वाले यहां से अभी कितने दिन और बचे, ताकि हम प्रॉपर प्लानिंग अकॉर्डिंग टू द लाइक स्टडीज जितना हमने कर रखा है, जितना हमें अभी और करना है, इसके बेसिस पे हम काउंट लाइक डेज को काउंट करें। एंड उसके हिसाब से आप सब कुछ अपना मैनेज कर लीजिए कि भाई मैं क्या करने वाला हूं, आगे मुझे असाइनमेंट्स बनाने, होमवर्क करना है, जो भी करना है उसके हिसाब से मुझे कितना टाइम पढ़ने के लिए मिल सकता है। यानी मैं क्या 4 घंटे दे सकता हूं, मैं 3 घंटे दे सकता हूं, मैं 2 घंटे दे सकता हूं, ऐसा डिसाइडेड कभी भी नहीं है कि आपको हाफ ईयरली या किसी भी एग्जामिनेशन के लिए आपको 10 घंटे या 8 घंटे 9 घंटे पढ़ने। आपको अपने हिसाब से देखना है कि आप कितना टाइम डेली बेसिस पे निकाल सकते हो, यानी कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है कि अगर मैं 2 घंटे पढ़ रहा हूं तो मैं 2 घंटे रेगुलर पढ़ूं, इंस्टेड ऑफ कि मैंने आज 2 घंटे पढ़ लिया, कल आधा घंटा पढ़ लिया, किसी दिन 3 घंटा पढ़ लिया, किसी दिन 4 घंटा पढ़ लिया। एक प्रॉपर स्लॉट आप अपने लिए बना लीजिए कि भाई मैं, क्योंकि मैंने जैसा स्टार्टिंग में बोला कि मुझे अगर बोर्ड्स में अच्छा स्कोर करना है, मुझे अगर आगे जाके बहुत अच्छा स्कोर करना है, तो मुझे एक छोटा गोल जो मैं डिसाइड कर रहा हूं अभी हाफ ईयरली का, ये पूरी तरह से मैं एफर्ट्स लगाऊंगा एंड उस गोल को मैं अचीव करने के लिए पूरा ट्राई करूंगा। अगर कुछ कमी रह भी जाती है तो मैं उसको एनालाइज करूंगा कहां मैंने गलती करी, ताकि मैं अगली बार जो मेरा गोल होगा, चाहे वो प्री बोर्ड हो या आपका बोर्ड हो, हम उसमें उस गलती को वापस से रिपीट ना करें। ओके, तो चलिए यहां पे हमने बोला ब्रेक डाउन द इंफॉर्मेटिव टॉपिक्स बाय द सेक्शन। ये आपका बिजनेस स्टडीज एंड इको में बहुत ज्यादा काम आएगा, बिजनेस स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स में, कि भाई आप पूरा चैप्टर एक साथ ना पढ़ो या पूरा चैप्टर को आप बिल्कुल रिलेट करने की कोशिश मत करो अभी एक ही बार में। हमेशा कोशिश करो कि आप टॉपिक को बिल्कुल ब्रेक कर करके पढ़ो। लाइक फॉर एग्जांपल अगर एक स्टाफिंग चैप्टर में पढ़ रहा हूं, उसके अंदर स्टाफिंग के अंदर भाई सिलेक्शन भी है, रिक्रूटमेंट भी है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट भी है, तो मैं पहले स्टाफिंग को कंप्लीट कर लूं, मतलब एक चैप्टर के अंदर सब चैप्टर बना लो आप, उसके साथ स्टडीज करो ताकि आपको क्लैरिटी मिले कि हायर स्टाफिंग के अंदर मेरे 2 टॉपिक तो बहुत अच्छे से क्लियर है, अगर वहां से क्वेश्चन आएगा तो मैं बिल्कुल पूरी तरह से रेडी रहूंगा, वो 2 क्वेश्चन में तो मैं गलती नहीं करूंगा। तो ये जब आप कैटेगराइज करोगे यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जिसको मैं आगे लेकर के आपके साथ में एक सीरीज आने वाला हूं जिसमें मैं हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट एरियाज पे बात करूंगा, तो वो इंपॉर्टेंट एरियाज को सबसे पहले कवर कर दें। ऐसा नहीं कि हम पूरा एक चैप्टर कंप्लीट करने में पूरा लगे हुए हैं और फंस गए बीच में जस्ट बिकॉज कि हमारा कुछ चैप्टर हम टच भी नहीं कर पाए। तो वैसा नहीं करना है, हर चैप्टर में हमें इंपॉर्टेंट एरिया सबसे पहले खत्म करें एंड उसके बाद जो सेकंड प्रायोरिटीज होती हैं हम उसको वापस कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें बच्चा यूज अ वीकली प्लान एंड राइट इन विच द सेक्शन। तो बच्चों जो भी आप प्लानिंग कर रहे हैं, जो भी आप टॉपिक को ब्रेक कर रहे हैं, कोशिश करें कि वीकली एनालिसिस खुद का करना है। वीकली जब एक वीक कंप्लीट होता है, आप देखें कि इस वीक से आपने कितना सोचा था और कितना आप कंप्लीट कर पाए और क्या रह गया है यार। तो ये करना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर रखनी है। ऑर्गेनाइज योर स्टडीज मेकिंग श्योर दैट द लास्ट फ्यू डेज आर फॉर रिव्यूज।
तो एक सबसे बड़ी गलती ये होती है बच्चा, जस्ट बिकॉज कि हम अच्छा स्कोर नहीं कर पाते, इसके पीछे का सबसे मेजर जो रीजन है वो यही है कि एट दी एंड आप रिवीजन नहीं कर पाते, हम पढ़ने में रह जाते हैं, बहुत सारा पढ़ते हैं, हम लास्ट मिनट तक पढ़ ही रहे होते हैं इंस्टेड ऑफ की जो पढ़ लिया है वो रिवीजन नहीं कर रहा है। तो बच्चा जो भी आप स्लॉट बनाते हैं डेली बेसिस पे ये ध्यान रखेगा, 1 घंटा आपको हमेशा रखना है अपना, हमेशा रखना है, चाहे वो मॉर्निंग का रख दो, आप स्कूल अगर जा रहे हैं डेली बेसिस पे बच्चा 1 घंटा पहले उठना चालू कर दो, बट रिवीजन अगर आप नहीं कर रहे हो तो ये सबसे नेगेटिव चीज होती है। सबसे नेगेटिव चीज अगर आप मुझसे पूछो कि सर ड्यूरिंग द प्रिपरेशन सबसे नेगेटिव चीज क्या होती है, तो वो नेगेटिव चीज होती है प्रिपरेशन ना करना कंसिस्टेंसी के साथ। जस्ट बिकॉज कि जो चीज आप पढ़ चुके थे अगर आप उसको रिवाइज करते रहते तो उसमें आपके मार्क्स एक भी नहीं कटते। हम नया नया पढ़ने के चक्कर में जो पढ़ा हुआ है उसको भी भूल जाते हैं, एंड ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जस्ट बिकॉज हमें लगता है कि जो हमें आता था हम उसको भी नहीं लिख पाए अपने एग्जाम में, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस भी लूज होता है। ओके, तो ये सारी चीजें आपने समझी। इसके साथ साथ आपको समझना है बच्चा कि किन पॉइंट्स पे आपको सबसे ज्यादा फोकस होना चाहिए वाइल प्रिपेयरिंग योर एग्जामिनेशन। सो आप यहाँ पे बोलेंगे बच्चों सिंपल है, फ्रॉम टुडे ट्राई टू रिव्यू दैट व्हाट यू हैव सीन इन द क्लास व्हेन यू गेट होम। जब भी आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, जहां जैसे भी जो जो टॉपिक्स आपके कंप्लीट हो रहे हैं, आपको ये ध्यान रखना है कि मुझे इनमें से कौन सी चीज ऐसी है जिसपे मुझे एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा। जो चीजें आपने क्लास में पढ़ी हुई है पहले भी, आपको लगता है कि यार एक चैप्टर है प्लानिंग है, प्लानिंग मुझे समझा दिया गया है, बट स्टिल मुझे प्लानिंग में कुछ एरियाज ऐसे जो मुझे खुद से गो थ्रू करने पड़ेंगे। तो ये आप पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा स्टार्टिंग से ही, हमेशा टिल द एंड ऑफ योर एग्जामिनेशन प्रिपरेशन। ओके, सेकेंड अगर हम बात करें बच्चा, क्रिएट 1 पेजर नोट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आप कोशिश करें, बिकॉज आज अगर आप नोट्स बनाते हैं तो ये आपके लिए इन्वेस्टमेंट है जिसका रिटर्न आपको आगे चल के कई बार मिलेगा, लाइक आपके हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में, आपके प्री बोर्ड में, आपके फाइनल बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो आप आज नोट्स पे ज्यादा फोकस करें, कोशिश करें जो आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो गया 15 to 20 मिनट्स लेकर के उसकी जितनी इंपॉर्टेंट चीजें आप 1 से 2 पेज में लिखने की कोशिश करें, कवर अप करके खत्म। चाहे इकोनॉमिक्स से आईडी हम लोग पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट, उसके इंपॉर्टेंट डेट्स हो, इंपॉर्टेंट स्कीम्स हो, इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स हो, ये सारी चीज आपने 1 पेज पे लिख ली। अगर अकाउंटेंसी पढ़ रहे हो, किसी भी चैप्टर को आपने कंप्लीट किया, उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी फॉर्मुलेज आ रहे हैं, जितनी भी कंडीशन जिस टाइम पर वो फॉर्मुलेज यूज होता है, वो सारी चीज आपने 1-2 पेज में लिख दी। आज ये चीजें हम करेंगे, हमारे हाफ ईयरली में भी हमें हेल्प मिलेगी, और यही नोट्स हमें बोर्ड में भी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, क्योंकि हमने पहले से ही इन्वेस्टमेंट करके रखा होगा। इन्वेस्टमेंट का मतलब पहले से ही हमने टाइम दे के रखा होगा अपने नोट्स के अंदर, तो वो हमें बाद में बहुत ज्यादा यूज हो, लाइक बेनिफिट प्रोवाइड करने वाले। हाईलाइट व्हाट द टीचर हैज सेड इन द मोस्ट इंपॉर्टेंट, हमेशा ध्यान रखना बच्चा कि आपको टीचर्स हमेशा बीच बीच में बताते रहते हैं कि यार जब वो क्वेश्चंस कराते होते हैं वो बताते रहते हैं कि इस चैप्टर से इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। तो उसी तरह का पैटर्न, मतलब मोस्ट ऑफ द स्कूल, जितने भी स्कूल को मैं जानता हूं बच्चा, मैक्सिमम स्कूलों में ये थॉट प्रोसेस यूज किया जाता है कि जो भी पेपर वो बनाते हैं उस हिसाब से वो बार बार बच्चों को कन्वे करते रहते हैं। ऑल्दो इस चीज को हम लोग एक पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से लेंगे कि अगर हमें सबसे पहले प्रिपरेशन करना है तो हम उन पॉइंट्स पे भी जा सकते हैं जो टीचर्स हमारे बताते हैं कि यार इस चैप्टर से ये क्वेश्चंस आने के चांसेस पूरे हैं, या इस चैप्टर से जनरल एंट्री आएगी, इस चैप्टर से आपका सपोज ग्राफ वाला क्वेश्चन आएगा, इस चैप्टर से मनी मल्टीप्लायर आएगा। तो इस टाइप के थॉट के हिसाब से आपको इंपॉर्टेंट एरियाज बिल्कुल समझने हैं, एंड मैं भी एक सीरीज लेकर के आऊंगा जिसमें मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में आपको बताऊंगा जो आपसे पूछे जा सकते हैं आपके एग्जामिनेशन के अंदर। तो चलिए स्टार्ट क्रिएटिंग योर ऑन स्टडी आउटलाइन। तो बच्चा जब भी आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, आप कोशिश करें कि आपकी बुक में आप मैक्सिमम चीजों को हाईलाइट कर सके, मैक्सिमम चीजों को जहां भी आपके पास, मैं देखता हूं काफी बच्चों की बच्चा बुक बिल्कुल वैसी ही रहती है जैसे स्टार्टिंग में आई थी। ऐसा क्यों रखना है बच्चों? हम कोशिश करें कि हर एक इंपॉर्टेंट चीज को हाईलाइट करते हुए चले, वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। बिकॉज अगर आपने हाईलाइट किया होगा, आप उसको 5 से 7 बार 10 बार देखोगे तो एग्जाम में कभी वो चांसेस है नहीं कि उस क्वेश्चन को भी आप गलत कर दो। ओके, तो ये सारी चीजों को हमें अवॉइड करना है। इसके बाद बच्चा इंपॉर्टेंट है ट्राइंग टू फाइंड योर वीक एरियाज, जो सबसे इंपॉर्टेंट एरियाज है। यानी कि हम प्रिपरेशन के टाइम पर सिर्फ अपने आप को लेकर के आगे बढ़ते जाते हैं कि ये भी कर लूंगा, वो भी कर लूंगा, वो भी कर लूंगा, बट एक जो इंपॉर्टेंट चीज होती है बच्चा, सबसे पहले आप अपने वीक एरियाज को फाइंड आउट कर लीजिए कि आपका अकाउंटेंसी में वीक एरिया क्या है, आपका कैलकुलेशन वीक एरिया है, आपके कौन से वीक में वीक एरियाज चल रहे हैं, या आपके इकोनॉमिक्स के अंदर आपका थ्योरेटिकल आप भूल जाते हो। ये वीक एरियाज आपको आपके पता होने चाहिए, जो कि सबके डिफरेंट होता है। तो ये वीक एरियाज आपको पता होंगे तो हम टाइम टू टाइम इस पे काम कर पाएंगे, और ये सारी चीजों को ठीक करना ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जस्ट बिकॉज इफ वी वांटेड टू गेट
full like score in your examination, whether we're talking about the half yearly examination or we can say that the further pre boards or board examination also. Okay, चलिए, तो यहां तक हमने चीजें समझी बच्चा। उसके बाद एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि सर यहाँ पे हमने प्रिपरेशन करते टाइम इन पॉइंट्स को ध्यान रख लिया। अब इसके बाद एग्जामिनेशन के दिन जब हम एग्जाम लिख रहे होंगे तो किन बातों को हमें ध्यान में रखना है, तो कुछ बात जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि सर सबसे पहले फाइंड आउट हाउ मच टाइम यू हैव टू टेक द एग्जामिनेशन। लाइक फॉर एग्जांपल सभी को पता है सभी जगह पर 3 आवर्स आपको मिलेंगे आपकी एग्जामिनेशन को लिखने के लिए 80 मार्क्स के लिए, चाहे वो अकाउंटेंसी को, चाहे वो इको का, चाहे वो आपका बिजनेस स्टडीज का हो। उसके बाद बच्चा कीप अ वॉच और क्लॉक हैंडी टू कीप ट्रैक ऑफ द टाइम व्हाइल प्रिपेयरिंग योरसेल्फ। एंड जब आप एग्जाम लिख रहे होंगे दोनों ही जगह पर आप क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो टाइम को लगा करके सॉल्व करें, यानी स्टॉप वॉच वगैरह ये टाइम देख करके सॉल्व करें ताकि उसका इंपैक्ट आपको एग्जाम में भी मिले। तो कोशिश करें कि टाइमली अगर आपको पेपर कंप्लीट करना है तो आपको आदत होनी चाहिए कि आप एक क्वेश्चन को कितना टाइम देते हो ये आपको पता हो, इंस्टेड ऑफ कि आप एग्जाम में चलेगा और वहां पर आपने जस्ट हिट एंड ट्राई कर लिया तो शायद वहां पे एग्जाम आपका खराब हो जाए। ओके, कुछ और चीजें बच्चा, टेक अ फर्स्ट लुक एट द एग्जाम, हाउ मेनी क्वेश्चंस देयर आर, व्हाट काइंड ऑफ विच नोट्स यू नो, विच वन यू डू नो। यानी सबसे पहले एग्जाम के टाइम पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग में सिलेक्शन कर लीजिए, बिकॉज और वाली जो चॉइसेस आती है कि कौन सा आपको चूज करना है कौन सा नहीं करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के दिन। अगर आप नहीं कर पाए स्टार्टिंग में 15 मिनट्स जो मिलते हैं आपको रीड करने के, तो आप एग्जाम के बीच में बैठ के सोच रहे होते हैं कि यार ये वाला करूं या ये वाला करूं, फिर उसको करते हैं, फिर थोड़ी देर बाद छोड़ देते हैं, फिर लगता है नहीं दूसरा वाला कर लेता हूं, इसमें मुझे इतनी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। बच्चा ऐसा करोगे आपका टाइम बहुत ज्यादा कंफ्यूज लाइक कंज्यूम हो जाएगा एंड बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा आपका पूरा टाइम पे पेपर कंप्लीट करना। तो ये चीजें नहीं करनी एग्जाम के दिन। उसके बाद डिटरमाइन हाउ मच टाइम टू डिवोट टू ईच क्वेश्चन। तो आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि भाई मेरा मैक्सिमम टाइम 6 मार्क्स में लगने वाला है, ये 4 मार्क का वो क्वेश्चन मुझे करना है जिसमें कम से कम टाइम में पूरी श्योरिटी के पूरे फुल मार्क्स मिल जाए। तो आपको क्वेश्चन को पिक करते टाइम ये भी ध्यान रखना है कि ऐसा ना हो कि क्वेश्चन में बहुत ज्यादा आपका टाइम लग जाए। ओके, चलिए, टू अवॉइड पॉसिबल मिस्टेक सॉल्व योर डाउट्स before you started by asking the teach the questions you need to ask। तो सिंपल है बच्चा, सिंपल है कि जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करें तो आप अपने से ही डाउट्स पूछ लीजिए। अगर कोई लाइन आपको क्लियर नहीं हो रही है, क्वेश्चन पढ़ते टाइम ही आप सोच लीजिए उस लाइन का एग्जैक्ट क्या मीनिंग है, इंस्टेड ऑफ कि आपने क्वेश्चन पूरा पढ़ा ही नहीं, समझा ही नहीं कि क्या था क्वेश्चन के अंदर, क्या इश्यूज थे, क्या प्रॉब्लम्स थी, और हम क्वेश्चन स्टार्ट कर गए, तो बच्चा बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये कुछ बातों का ध्यान हमें रखना है जब हम अपने एग्जाम लिखने जा रहे होंगे या एग्जाम का पेपर हमें मिल चुका होगा और हम पेपर को रीड कर रहे होंगे। ओके, कुछ चीजें और बच्चा एट द एंड में आपको जल्दी से यहाँ पे बताना चाहूंगा। स्टार्ट जब आप आंसर करोगे सो रीड ईच क्वेश्चन केयरफुली, देन उसके बाद बच्चा स्टार्ट बाय आंसरिंग वन यू नो बेस्ट फर्स्ट। ये मैं आपको सजेस्ट करूंगा अकाउंटेंसी में भी, इको में भी एंड बीएससी में भी, कि सबसे पहले कोशिश करें वो क्वेश्चन को पिक करने की जो आपको सबसे अच्छे से आता है। और मैं अकाउंटेंसी में आपको सजेस्ट करूंगा आप 6 नंबर वाले क्वेश्चन पे जाइए अगर आपको लगता है कि यार मेरा रिटायरमेंट एडमिशन बहुत अच्छा है, या मेरा डिसोल्यूशन बहुत अच्छा है, या मेरा अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म बहुत अच्छा है। तो अगर कोई क्वेश्चन आपको लगता है, और जरूरी नहीं कि 6 नंबर, अकाउंटेंसी में आप इसको इसलिए बोला जाता है जस्ट बिकॉज कि आप अपना लोड कम कर रहे हो। आपको पता है 6 नंबर वाले 4 क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है, तो मैं जल्दी से 2 क्वेश्चन कर लूंगा ताकि मुझे पता है कि जो टाइमिंग वाला, टाइम कंज्यूमिंग वाला क्वेश्चन है वो मैंने पहले ही अटेम्प्ट कर लिया है। तो कोशिश आप क्या करेंगे कि जो आपको सबसे अच्छे से क्वेश्चन आ रहा होगा एक क्वेश्चन पेपर के अंदर वो पिक करें एंड सबसे पहले सॉल्व कर ले, बिकॉज वो क्वेश्चन एक तो बहुत अच्छे से प्रेजेंट होता है आपके थ्रू, एंड साथ ही साथ में बच्चा आप उसको लाइक अच्छे से प्रेजेंट करने के साथ साथ आपको एक्यूरेसी भी उसके अंदर पता होती है कि पूरा मेरा सही क्वेश्चन जाने वाला है, एंड साथ ही साथ में उन क्वेश्चंस में टाइम बहुत कम लगता है जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं। ओके, सो ये सारी चीजें ध्यान रखना है। कंटिन्यू विद द दोस यू पार्शियली नो। उसके बाद बच्चा जो आपको लगता है कि ठीक है मैं बहुत ज्यादा श्योर नहीं बट मैं स्टार्ट करूंगा एंड मैं लिख दूंगा पूरा, वैसे क्वेश्चंस लीजिए। देन रिव्यू योर आंसर्स टू मेक श्योर यू हैवंट फॉरगेटेड एनीथिंग। तो जब आपका आंसर निकाल ले एक बार वापस से क्रॉस चेक जरूर कर लीजिए, और ये ध्यान रखिएगा जो क्वेश्चन आता है उसको सजाने में बहुत टाइम नहीं दे देना, बिकॉज आपको पता है कि कुछ क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम आएगी एंड वहां पे टाइम ज्यादा लगेगा। ओके, सो ये सारी चीजें आप आंसर को फाइनलाइज करने से पहले एक बार गो थ्रू जरूर कर लीजिएगा पूरा क्वेश्चन अकाउंटेंसी के अंदर। जब आपने स्टार्ट किया होगा सपोज फॉर रिवैल्यूएशन अकाउंट से एंड पार्टनर्स कैपिटल बनाया होगा, बैलेंस शीट बनाई होगी, तो अगर सपोज आपको लगता है कि यार जो आंसर मेरी बैलेंस शीट टैली हो गई है सपोज, एंड उसके बाद में एक बार देख लो कुछ मैंने मिस तो नहीं किया, तो पूरा एक बार क्रॉस चेक कर लें, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ जाए। हाँ, बहुत ज्यादा टाइम उसमें भी कंज्यूम नहीं करना है, विद इन 1 और 2 मिनट्स आप लेकर के पूरा क्वेश्चन एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए। देन बच्चा सेव द क्वेश्चन यू डोंट नो फॉर द एंड।
कुछ क्वेश्चंस आप पढ़ते जा रहे हो और आपको लग रहा है कि नहीं आ रहा, तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपको पता है कि एंड में मैं इन क्वेश्चंस को जितना ज्यादा मार्क्स उनसे ले पाऊंगा मैं लेने की कोशिश करूंगा, बिकॉज बट मैं उसको स्टार्टिंग में कंफ्यूज नहीं होऊंगा, सोच सोच के बहुत ज्यादा टाइम वहां पे खर्च नहीं करूंगा अपना। डू अ फाइनल रिव्यू बिफोर टर्निंग इन इट। तो सिंपल है बच्चा, एट द एंड हमें सबको पता है अगर टाइम बच जाता है तो हमें पूरा पेपर चेक करना है और कोशिश करनी है कि आप पूरा 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 पेपर अटेम्प्ट करके ही बाहर आओ, इंस्टेड ऑफ कि आप छोड़ दो। बिल्कुल नहीं छोड़ना है, पूरा पेपर कंप्लीट करने की कोशिश करना है। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कि बहुत श्योरिटी नहीं है और आपको लगता है कि क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना चाहिए जस्ट बिकॉज कि सर आपका भी 80 मार्क्स का पेपर कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आप उसको अटेम्प्ट जरूर करें, क्योंकि ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा जिसके बारे में आपको पता ही नहीं हो कि आया कहां से। ट्राई करें, फॉर्मेट बनाएं। अगर कभी ऐसा कुछ लगता है कि यार ये क्वेश्चन एट द एंड मैं कुछ तो मार्क्स ले सकता हूँ, 6 नंबर का क्वेश्चन है और मैं 2 से 3 मार्क्स तो ले सकता हूँ, मेरा पूरा सही नहीं जाएगा बट 3 मार्क, तो लास्ट में आप इसको रखें कि अगर सब कुछ हो चुका है एंड हम लोग को कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है कि सर अब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है या नहीं करना है, तो आप अटेम्प्ट जरूर करें बिकॉज कुछ मार्क्स वहां से मिल जाएंगे आपको। ओके, तो चलिए ये सारी बातों का ध्यान रखेंगे बच्चों। एंड एट दी एंड मैं आपको बता दूं, यहाँ पर इसी तरह से बहुत सारे सेशंस यहाँ पर लेकर के आए जाएंगे, जिसमें ह्यूमैनिटीज की बात हो या कॉमर्स की बात हो, बहुत सारे सेशंस, चाहे वो स्ट्रेटेजी हो, चाहे वो आपकी प्रिपरेशन हो फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन, मैराथन्स हो, चाहे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज हो, सब कुछ आपको इसी चैनल पे मिलने वाला है। तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? अभी जस्ट इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, एंड उन दोस्तों के साथ तो बिल्कुल ही जो कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के हैं और जो इस साल अपने बोर्ड्स एंड सीयूटी का एग्जाम देने वाले। तो बच्चों मिलता हूं बहुत जल्द नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। अभी के लिए नहीं, थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।